तो अब हमको पढ़ना है इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारी मदद करते हैं हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में और उसको ब्रॉडेन करने में, ये हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझ में आएगा। Inscriptions are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal और pottery। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? आपके पास कोई भी अगर एक हार्ड सरफेस है, चाहे वो स्टोन हो सकती है, पत्थर हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, या फिर मिट्टी को पकाकर अगर आपने पॉटरी वगैरह बनाई है, वो भी हो सकती है। कोई भी अगर आपके पास में हार्ड सरफेस है और उसके ऊपर आपने अगर कुछ उकेरा है, कुछ अगर आपने उकेरते हुए लिखा है, तो ये जो चीज है इसको कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। प्रोमिनेंटली पत्थरों के ऊपर इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस आपको काफी मिलते हैं, जिसको हम लोग शिलालेख भी बोलते हैं। इसी तरीके से ताम्रपत्र के भी शिलालेख होते हैं, मेटल के ऊपर आपके लिखे हुए, कॉपर वगैरह के मेटल की जो प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर भी लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस देखने को काफी मिलते हैं। पॉटरी के ऊपर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस उतनी मात्रा में नहीं मिलते, क्योंकि ये वक्त के साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नेचुरल एलिमेंट्स के चलते ये काफी हद तक जो है खराब भी हो जाते हैं। मिलते ये भी काफी मात्रा में है, मगर प्रोमिनेंटली अगर आप बात करोगे तो पत्थर के ऊपर लिखे हुए इंस्क्रिप्शन और मेटल्स के ऊपर लिखे हुए इंस्क्रिप्शन ज्यादा लंबे वक्त तक प्रिजर्व रहते हैं, ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक ये इनकी लाइफ रहती है। तो ये जो है प्रोमिनेंट सोर्स के तौर पर हमारे लिए इंस्क्रिप्शंस के तौर पे काम करते हैं, बजाय pottery वाले के। They usually record the achievements, activities or ideas of those who commissioned them and include the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions। तो inscriptions generally लिखवाता कौन है, इंस्क्रिप्शंस में होता क्या है? उसका जवाब यह है कि जनरली जिस आदमी ने अपना ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, जो मोस्ट सर्टेनली कोई राजा ही होने वाला है, और अगर राजा नहीं हुआ तो फिर कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, कोई सेठ वगैरह इस तरीके का। तो जनरली इस तरीके के जो आपके ये राजा या बड़े लोग होते थे उस जमाने में, जो पावरफुल किस्म के लोग होते थे, वो अपने अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करवाने के लिए इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, या फिर अपनी कोई एक्टिविटीज वगैरह हैं, कहीं पर कोई दान दिया है, कहीं पर कोई दक्षिणा वगैरह दी है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस वगैरह को रिकॉर्ड करवाया जाता था, इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस बनवाए जाते थे। आज भी आपने देखा होगा कि कहीं पे कोई अगर मेजर प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो उसके पास में आपको एक शिलालेख देखने को मिलता है, जिस पर लिखा रहता है कि फलाने फलाने दिन इसका उद्घाटन हुआ था, इसका शिलान्यास हुआ था, फलाने फलाने महोदय ने जो है इसका शिलान्यास या उद्घाटन वगैरह किया था। इस तरीके से आपको शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से उस जमाने में भी राजा ने ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इस तारीख को करवाई थी, इस दिन करवाई थी, इस टाइम पीरियड में करवाई थी, इस तरीके के रिकॉर्ड्स के लिए। या फिर अगर किसी को डोनेशन दिया है, किसी को अगर कुछ दान दिया है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस रखवाए जाते थे। राजा नहीं तो कोई पावरफुल व्यक्ति होगा, कोई सेनापति होगा, कोई बड़ा व्यापारी होगा, उसने अगर इस तरीके का कोई डोनेशन या कोई ग्रांट दिया है, कोई बड़ा अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, तो उसका फिर रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरीके के शिलालेखों को बनवाया जाता था, इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस बनवाए जाते थे। तो वही बात यहाँ लिखी है कि दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोस हु कमीशन देम। तो या तो इसके ऊपर उन्होंने जो अचीवमेंट वगैरह किए हैं, किसी ने कोई युद्ध जीता है, किसी का कोई आप कह सकते हैं कि राज्याभिषेक हुआ है, किसी ने कोई अश्वमेध यज्ञ करवा दिया, इस तरीके कोई अचीवमेंट किए हैं तो वो रिकॉर्ड होते थे। कोई एक्टिविटीज वगैरह हुई हैं, कुछ अगर आपने यज्ञ किया है, कहीं पे कोई युद्ध लड़ने चले गए, इस तरीके की चीजें हो गई। या फिर कोई आइडिया आपके दिमाग में है, कोई विचार है, जो हम लोग आगे देखेंगे, सम्राट अशोक ने अपने काफी आइडियाज को शिलालेखों के ऊपर इस तरह से उकेरवाया था, तो वो आपको अगर अपनी प्रजा के साथ में शेयर करना है, तो इस तरीके की चीजें इस पे देखने को मिलती थी। एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग और डोनेशंस मेड बाय वुमेन एंड मेंस टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। और इसके अलावा अगर कहीं पे कोई दान दक्षिणा की है आपने, राजा ने या किसी और ने, तो उस तरीके की चीजों को भी शिलालेखों के ऊपर उकेरा जाता था, और इसकी मदद से ये परपेचुअल मेमोरी के तौर पर काम करते थे कि एक जमाने में इस तरीके का इवेंट इस टाइम पीरियड में इस राजा ने या इस फलाने फलाने व्यक्ति ने करवाया था। इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स, सम ऑफ विच कैरी डेट्स। तो क्योंकि पत्थर के ऊपर या मेटल के ऊपर अगर आपने इनको उकेरा है और अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, प्रोमिनेंटली अगर पत्थर की बात की जाए, अगर एक नॉर्मल पत्थर है, नेचुरल पत्थर है, उसके ऊपर अगर आपने इसको उकेरवाया है, या फिर पत्थर को अच्छे से पॉलिश करवाया और उसके ऊपर उसको उकेरवा के प्रिजर्व करवा के रखवाया है, दोनों कंडीशन में वो हजारों सालों तक प्रिजर्व रहेगा। क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाएगी वक्त के थपेड़ों के चलते, मगर फिर भी वो प्रिजर्व रहेगा। प्रोमिनेंटली उसके ऊपर जो चीज उकेरी गई थी वो भी ठीक ठाक मात्रा में सर्वाइव कर जाएगी। आपको काफी हद तक जो है, जो लिखा हुआ था जस का तस, 19-20 के फर्क के साथ में जस का तस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि इसके ऊपर किसी इवेंट को डिस्क्राइब किया गया था, किसी अचीवमेंट को डिस्क्राइब किया गया था, कोई दान दक्षिणा दी गई थी, उसको लिखा, उसका जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह किया गया था, तो आपको इसके ऊपर डेट मिल जाती है। और डेट मिलने का फायदा यह होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि किस कालखंड का था, जिस कालखंड का था और जिस राजा की बात हो रही है, या फिर जिस राजा के शासन काल में ये सारी चीजें हो रही हैं, उससे फिर आपको ये समझ में आ जाता था कि राजा कैसा था, रूल कैसे करता था, या इसके टाइम पीरियड में इस तरीके के दान दक्षिणा के खूब शिलालेख मिल रहे हैं, मतलब लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे, प्रोस्पेरिटी थी। इस तरीके से आपको एक अंदाजा या फिर एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसके राज के बारे में मिलने लगती है। और ये एक बहुत अच्छा एविडेंस होता है, जिसकी मदद से उस जमाने की हिस्टोरिकल राइटिंग को आप बेहतर तरह से कर सकते हो। तो इसलिए इंस्क्रिप्शंस जो है बहुत रेलेवेंट होते हैं, एक इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर काम करते हैं।
Others are dated on the basis of paleography or styles of writing with a fair amount of precision. अब सपोज कर लीजिए कि आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला, एक शिलालेख मिला, उसके ऊपर काफी सारी बातें लिखी गई हैं, बट ये नहीं पता कि वो शिलालेख किस कालखंड में लिखा गया था, उसके ऊपर कोई डेट आपको पता नहीं चलती, उसके ऊपर कोई डेटिंग नहीं दी हुई। ऐसी परिस्थिति में वो शिलालेख को आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये किस कालखंड का था या किस टाइम पीरियड में था? उसके लिए हिस्टोरियंस ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला, एक बड़ी जबरदस्त जुगाड़ निकाली है। उन्होंने ये बोला कि आप ये देखो कि इसकी राइटिंग स्टाइल कैसी है, या पेलियोग्राफी जो है उसको आप चेक करो। पेलियोग्राफी में हम ये करते हैं कि राइटिंग स्टाइल किस तरीके से डेवलप हुई है, टाइम पीरियड में कैसे इवॉल्व हुई है, अक्षरों का जो बनाने का तरीका था वो कैसे चेंज हुआ, उस पूरी की पूरी चीज को स्टडी किया जाता है। तो पेलियोग्राफी को जो है वो देखा जाता है। पेलियोग्राफी के बेसिस पर आप असेसमेंट करते हो, या फिर यूं बोलें कि राइटिंग स्टाइल्स के बेसिस पर जो है आप ठीक ठाक प्रिसिशन के साथ में अंदाजा लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन जो है किस टाइम पीरियड का था। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि 2000 बिफोर कॉमन 250 बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं, 250 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में ये जो ए अक्षर है या फिर आ अक्षर है उसको इस तरीके से लिखा जाता था, उल्टे के की तरह। ठीक है जी। 250 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में हमको क्या देखने को मिलता है, 250 बिफोर कॉमन एरा में ये जो अक्षर ए है, या फिर इसको हम लोग कई बार आ भी पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखा जा रहा था, इसको उल्टे के की तरह इस तरह से लिखा जा रहा था, त्रा। ये जिसको हम आज की तारीख में हम लोग त्रा इस तरीके से त्रा जो है इस तरीके से बनाते हैं हिंदी में, तो उसी तरीके से ये अक्षर बनाया जा रहा था एंड इसको ए पढ़ा जाता था। 250 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में ये जो अक्षर ए है उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। यहां पर मैंने आपको बता रखा है। 500 कॉमन एरा आते आते, 500 कॉमन एरा का मतलब है 250 बिफोर कॉमन एरा से 500 यानी कि लगभग 750 साल आते में हमको ये पता चलता है कि ये जो अक्षर ए है ऐसे ना लिखकर अब ऐसा लिखा जाने लगा है। ठीक है जी। ये अक्षर ऐसे ना लिखकर अब कुछ ऐसा लिखा जाने लगा है। यहां पर इसको मैंने बनाया भी है, तो ये अक्षर कुछ ऐसे लिखे जाने लगा है। तो इससे अपने को समझ में आ गया कि आपका जो ये आ अक्षर, ये ए अक्षर है, उसके लिए यहां पर ये वाला अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है या फिर ये वाला अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है। जो भी अल्फाबेट होगा उसके बेसिस पे हम लोग फिर कालखंड का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये वाला अल्फाबेट है इसका मतलब जो भी आपका शिलालेख है वो 250 बिफोर कॉमन एरा के आसपास का होना चाहिए, और अगर ये वाला अल्फाबेट है इसका मतलब जो भी शिलालेख है वो 500 कॉमन एरा के आसपास का होना चाहिए, क्योंकि 750 सालों में इस अक्षर को इस तरीके से लिखा जाने लगा। दोनों इंडिकेट मगर इस पर्टिकुलर ए को ही कर रहे हैं, ए या फिर आ, जो भी आप इसको बोलना चाहो इसको कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है जब आप पेलियोग्राफी की मदद से अक्षरों को किस तरह से बनाया गया है उससे जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। उससे भी आप जो है शिलालेख कितना पुराना है, किस कालखंड का है, उसका अंदाजा लगा सकते हो, और अच्छे खासे प्रिसिशन से आपको ये बात जो है समझ में आ जाती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक तरीका आप कह सकते हैं जिसकी मदद से ये इंस्क्रिप्शन वगैरह को स्टडी किया जाता है, इसको समझा जाता है, इसकी डेटिंग की जाती है, किस कालखंड का था उसमें उसके हिसाब से उसको जमाया जाता है, और उस कालखंड को फिर समझने में, अंडरस्टैंडिंग में शिलालेख से जो भी नॉलेज मिल रहा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी जो है कुछ तरीके हैं। अब इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर जो भी हमको इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस कैसे पढ़ा जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर जो प्रोमिनेंट इंटरेस्टिंग बातें, जो इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स हमको भारत के इतिहास के बारे में पता चलते हैं, उनको अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत में जो सबसे पुराने या फिर सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है जी। और ये भाषा का इस्तेमाल उस जमाने में ऑर्डिनरी लोग किया करते थे। जैसे आज की तारीख में नॉर्थ में हिंदी प्रोमिनेंटली बोली जाती है, अलग अलग आप कह सकते हैं कि डायलेक्ट्स के साथ में बोली जाती है, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स में बोली जाती है। कई जगहों पे शब्द जो है अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, बट मोटे मोटा तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसी तरह साउथ में 4 आपकी द्रविडियन लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, ईस्ट में बांग्ला और असमी भाषा बोली जा रही है, वेस्ट में आप गुजराती बोल रहे हैं, मराठी भाषा बोल रहे हैं, राजस्थानी भाषा बोल रहे हैं, इस तरीके से। तो उस टाइम पीरियड में पुराने एंशिएंट इंडिया की अगर बात की जाए, प्रोमिनेंटली जो आपके जो लोग थे, जो जनमानस थे, जो एक कॉमन लैंग्वेज बोला करते थे, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी, वो भाषा थी प्राकृत। और यही वजह है कि सबसे शुरुआती, सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शंस भारत में पाए गए हैं वो प्राकृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में नहीं है। कई लोगों को कंफ्यूजन है तो बता देता हूं, संस्कृत भाषा में सबसे पुराने शिलालेख नहीं मिले हैं, सबसे पुराने शिलालेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, जो उस वक्त की आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। Names of rulers such as Ajat-Sattu and Ashoka known from Prakrit texts and inscriptions have been spelled in their Prakrit form in this chapter। क्योंकि उस पुराने जमाने के शिलालेख, सबसे जो पुराने शिलालेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में है, और उस जमाने में जनमानस जो भाषा बोला करते थे इससे अपने को पता चला कि वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा में और जो भी आपको टेक्स्ट और बाकी चीजें मिली, जब उनको स्टडी किया गया तो उसमें आपको कई सारे राजाओं के नाम पता चले। उन राजाओं के नाम प्राकृत में जिस तरह से लिखे जाते थे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में उन नामों को भी उसी तरह से इस्तेमाल किया गया। जैसे अजात शत्रु को अजात शत्रु ना बोल के अजात सत्तु बोला गया है, वजह यह है कि प्राकृत भाषा में अजात शत्रु को अजात सत्तु बोला गया था, तो यहां पर पूरे आपका जो किताब है उसमें अजात शत्रु ना बोलकर इसको अजात सत्तु बोला गया। इसी तरह से सम्राट अशोक को अशोक ना बोलकर अशोक बोला गया है, वजह यह है कि प्राकृत भाषा में अशोक या फिर अशोका शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि अशोक।
या फिर अशोका शब्द का इस्तेमाल किया है। सा शब्द आ रहा है, ना कि शाह शब्द आ रहा है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। कई सारे इंस्क्रिप्शन जो प्राकृत में है, उसमें जो अजात शत्रु के लिए अजात शत्रु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सम्राट अशोक के लिए अशोक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इसी पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर को, इसी शब्द, इन्हीं नामों को जो है इस पूरी किताब में इस्तेमाल किया गया है। तो जहां जहां पर अजात शत्रु का नाम आएगा वहां पे अजात शत्रु बोला गया है, जहां पर अशोक का नाम आएगा वहां पे अशोक बोला गया है, और यही बात दूसरे राजाओं के लिए लागू होती है। You will find you will also find terms in languages such as Pali, Tamil and Sanskrit, which too were used to write inscriptions and text. तो अब ऐसा भी नहीं था कि प्राकृत भाषा में inscriptions लिखे गए थे। सबसे पुराने inscriptions प्राकृत भाषा में मिले हैं, मगर उसके बाद जैसे जैसे आगे दूसरी लैंग्वेजेस डेवलप हुई, तो उन भाषाओं में भी जो है आपको inscriptions या शिलालेख, ताम्रपत्र और इस तरीके के दूसरे जो है हार्ड सरफेस पे उकेरे गए शब्द आपको देखने को मिले हैं। पाली भाषा हो गई, तमिल भाषा हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, इसमें भी जो है आपको inscriptions काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिले हैं। एंड inscriptions के अलावा इसमें कई सारे टेक्स्ट, कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे ताड़पत्रों के ऊपर लिखे गए आपकी पांडुलिपियां भी आपको जो है बड़ी मात्रा में बरामद हुई। इट इज पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल, इवन दो दे वर नॉट यूज फॉर राइटिंग्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपकी पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी जो प्राकृत हो गई, इसके अलावा पाली हो गई, तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, इन भाषाओं में इंस्क्रिप्शंस आपको मिले। इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये भाषाएं बोली जाती थी, इन भाषाओं को लिखने बोलने में इस्तेमाल होता था। मगर शायद कुछ भाषाएं ऐसी भी थी जो सिर्फ बोलने के लिए इस्तेमाल होती थी, और क्योंकि वो लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, तो हमारे पास में उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ज्यादा लिखने का काम तो ज्यादा होता नहीं था, लोग इतने लिटरेट नहीं थे। बोलने के लिए तो मगर भाषा का इस्तेमाल होता ही है कम्युनिकेशन के लिए। तो हो सकता है शायद दूसरी भाषाएं भी उस जमाने में काफी बोली जाती हूँ, मगर क्योंकि उनका लिखने में इस्तेमाल ना होता हो, उनके उनमें शिलालेखों को नहीं लिखा गया हो, तो वो विलुप्त हो गई, और उनके बारे में हमको आज की तारीख में कोई जानकारी नहीं है। इसकी भी अच्छी खासी संभावना बनती है कि एंशिएंट इंडिया में और भी बीसियों लैंग्वेजेस बोली जाती रही होंगी, मगर क्योंकि लिखने में इस्तेमाल नहीं होता होगा, तो उनके बारे में हमारे पास में कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग हमारे पास में नहीं है। मगर पॉइंट यह है कि इन सारी चीजों से हमको एंशिएंट हिस्ट्री का एक अच्छा खासा अंदाजा लगता है, एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी भारत के इतिहास को, भारत के प्राचीन इतिहास को ज्यादा बेहतर तरह से समझने में, ज्यादा बेहतर पर्सपेक्टिव में समझने में हमारी मदद करता है। इसमें निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई दो राय इसमें या कोई कॉन्ट्राडिक्शन इसमें नहीं बनाया जा सकता।